हाय, दिस इज़ भारत गर्ग। जैसा कि आप सब जानते होंगे, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी अपने बारे में बताया था। मैं 11th और 12th को अकाउंट्स सब्जेक्ट टीच करता हूँ और मैं लास्ट 5 to 6 ईयर से अकाउंट्स को टीच कर रहा हूँ, फेस टू फेस बच्चों को क्लासेस दे रहा हूँ। और जैसा कि आप इस साल जानते हो कि लॉकडाउन चला हुआ है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर स्टूडेंट्स कहीं पर भी फ़ेस टू फेस क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, टीचर से उनकी इंटरेक्शन नहीं बन पा रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने डिसाइड किया है कि इस साल से हम आप लोगों तक घर बैठे हुए पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हर चैप्टर वाइज वीडियोस को डालते रहेंगे, जिससे आप लोगों के लिए उस चैप्टर को समझना बहुत इजी हो जाएगा। हम सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे, जिसके बेसिस पर आप इजीली क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप जो वीडियोस हम डालते जाएंगे, उन वीडियोस को, सभी वीडियोस को अच्छे से सुनना। और मैं ये एश्योर करता हूँ कि अगर आप अच्छे से सुनोगे, उन कंसेप्ट को समझोगे जो हमारे द्वारा बताए जाएंगे, आप 100% मार्क्स ले सकते हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। तो इसलिए मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आप इसे जितना शेयर कर सको, हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को जितना सब्सक्राइब करवा सको उतना आप करवाइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी हेल्प, आपकी छोटी सी एक कह सकते हैं एक हेल्प जो है वो किसी स्टूडेंट की ज़िंदगी को चेंज कर सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इस वीडियो को और जो आने वाली वीडियोज़ है सबको जितना ज़्यादा आप शेयर कर सको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और ख़ुद भी कीजिए, ताकि आपको जो अब आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनके बारे में अपडेशन मिल सके। तो आज से हम अपने कंटेंट को शुरू करने जा रहे हैं, अपने +2 क्लास के सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और रेगुलरली हम वीक में वीडियोस डालते रहेंगे और हर चैप्टर में हर कंसेप्ट को हम कवर करेंगे, ताकि आप लोगों तक हर कंसेप्ट पहुँचे, आप हर कंसेप्ट को ईजिली अंडरस्टैंड कर सके और उसके बेसिस पर चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम के अंदर, आप उसको ईजिली क्रैक कर पाओगे। तो सबसे पहले हम +2 की क्लास के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और +2 में भी सबसे पहले हम पार्टनरशिप के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा लेक्चर आज का है वो पार्टनरशिप से रिलेटेड है और पार्टनरशिप में भी सबसे जो बेसिक उसमें आपको समझ आना चाहिए वो है कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे होती है। सबसे पहली चीज़, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप को थोड़ा सा +2 की पार्टनरशिप को समझो, उसके अंदर क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहले आता है कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। सबसे पहली चीज़ आपको सिखाई जाती है कि आपने +2 के अंदर एंटर किया, आपने पार्टनरशिप, आपके पास पार्टनरशिप की अकाउंटिंग आ रही है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप के अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर वही आता है कि पार्टनरशिप के अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे। सेकेंड चैप्टर आता है आपके पास, अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो ऑलरेडी पार्टनर है, अगर वो रेशो में चेंज चाहते हैं किसी भी कारण से, कोई ज़्यादा वर्क कर रहा है, किसी ने ज़्यादा पैसा लगा दिया, वो कह रहे हैं मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो पहले उनकी रेशो अलग थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग थी, अब उनकी रेशो वो चाहते हैं कि वो चेंज करें। तो अगर रेशो को चेंज करना चाहते हैं तो उस समय अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, तो वो हम सीखेंगे। दैट इज़ योर सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर, अगर कोई पार्टनर नया आ रहा है, हम किसी पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, उसको एडमिशन दे रहे हैं, तो नेचुरल बात है नया पार्टनर आएगा, उसको भी प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा, तो प्रॉफिट रेशो में चेंज होगा, तो उस समय अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। थर्ड चैप्टर हम ये सीखेंगे। फोर्थ चैप्टर, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, छोड़कर जा रहा है, या उसकी डेथ हो रही है, तो नेचुरल बात है जब डेथ होगी या रिटायर होगा तो वो अपना जो शेयर है, प्रॉफिट का शेयर है, वो गिव अप करके जाएगा, छोड़ कर जाएगा। तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको क्या मिलेगा, जो पार्टनर छोड़कर जा रहे हैं या जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर मिलेगा। तो उस समय अकाउंटिंग कैसे की जाएगी ये हम सीखेंगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर आता है, अगर पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो जाती है, पूरी की पूरी फर्म ही डिसॉल्व हो जाती है, तो उस समय अकाउंटिंग कैसे की जाएगी ये हम सीखेंगे। तो हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहली चीज़ सीखेंगे कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, पार्टनरशिप के अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको यही तो आना चाहिए कि अगर एक नॉर्मल पार्टनरशिप चल रही है, एक पार्टनरशिप हमने बनाई है, उसके अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे कि आपने +1 की बात करूं, मैं थोड़ा सा मैं +1 पर आ रहा हूं,
+1 से फिर मैं +2 पर आऊंगा, क्योंकि +1 का आपको एक बार पता होना चाहिए आपने +1 में क्या किया, उससे आगे हम +2 में क्या करने वाले हैं, फिर आप चीज़ों को ईजिली समझ पाओगे। देखिए +1 के अंदर अगर हम बात करें, +1 में आपने जो सीखा, आपने जो समझा, वो किसके बारे में समझा, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में। इससे पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने +1 में जो अकाउंटिंग की, आप जो +1 में अकाउंटिंग कर रहे थे, वो अकाउंटिंग आपने फर्म की है। आपने जो +1 में अकाउंटिंग की है वो फर्म की है। मान लीजिए एक पर्सन है, उसने अपनी फर्म खोली A&K कंपनी, जैसा कि आपने +1 में किया होगा। तो अगर उसने A&K कंपनी खोली तो आपने जो अकाउंटिंग की है वो A&K कंपनी की है, A की नहीं की है। तो सबसे पहली चीज आपको जो क्लियर होनी चाहिए, आप जो अकाउंटिंग करते हो वो आप फर्म की करते हो, इंडिविजुअल पर्सन की नहीं करते हो। ये बात सबसे पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जब A&K कंपनी की हम अकाउंटिंग हमने की, तो आप लोगों को याद होगा सबसे पहली चीज आपने क्या किया वहां पर, जैसे A&K कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सबसे पहली चीज क्या कही गई कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शन डेली करोगे, जितनी भी ट्रांजैक्शन आपकी डेली होगी, उन सबका सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया, आज हमारी 100 ट्रांजैक्शन हुई, 100 बंदों से लेन देन हुई, 100 बंदों के साथ व्यापार हुआ, 100 बंदों के साथ बिजनेस हुआ, तो 100 की 100 ट्रांजैक्शन, उसे ट्रांजैक्शन बोला जाता है। हर एक अलग अलग ट्रांजैक्शन है, कह रहे हर एक का आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब हर एक का एविडेंस होना चाहिए। मतलब कहने का क्या हुआ, अगर हमने सेल की तो आपने देखा होगा जहां पर सेल होती है, जो सेल करता है वो एक क्या करता है, एक बुक बनाता है, नॉर्मली हम उसे बिल कहते हैं, उसे बिल बोला जाता है। आपने देखा होगा, मान लीजिए आप सेल कर रहे हो या आपके पेरेंट्स की एक शॉप है, वो सेल करते हैं, तो वो एक बुक रखते हैं। बुक में क्या होता है, आपने देखा होगा एक पेज होता है, उसके नीचे वो कार्बन रखते हैं, कार्बन पेपर रखते हैं, जिससे एज इट इज नीचे आ जाता है, वही छप जाता है, और आप उसकी ओरिजिनल कॉपी जो पेन से रिटर्न होती है वो कस्टमर को दे देते हो, और उसकी कार्बन कॉपी आपके पास रह जाती है। व्हाट इज एक्चुअली दैट कार्बन कॉपी? वो कार्बन कॉपी क्या है, वो आपके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, प्रूफ है कि ये ट्रांजैक्शन अकर हुई है। सेम आप किसी से परचेज करने जाते हो तो सेम वही बात, वो आपको क्या देगा, बिल देगा, वही रिटर्न वाला जो उसकी ओरिजिनल कॉपी होगी वो आपके पास आएगी। तो वो कह रहा है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होगी आपके साथ, A&K कंपनी के साथ, पहले दिन जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होगी, दूसरे दिन, एवरी डे, मतलब वो कह रहा है हर ट्रांजैक्शन का आपके पास एविडेंस होना चाहिए, हर एक ट्रांजैक्शन का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो डिमांड की जाती है बिजनेस के अंदर, अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अगर आप एक सच्चे अकाउंटेंट हो, अगर आप ये सोचते हो कि मुझे अकाउंटिंग बिल्कुल अच्छे से करनी है, मुझे बिल्कुल ट्रू प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप ट्रू प्रॉफिट और लॉस जानना चाहते हो बिजनेस का, तो आपको आपकी हर ट्रांजैक्शन का आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ट्रू प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते। अगर आप एक भी ट्रांजैक्शन को छोड़ देते हो तो आप ट्रू प्रॉफिट और लॉस को नहीं निकाल सकते। तो ट्रू प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए आपके पास हर ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, आपको सारी ट्रांजैक्शन के बारे में पता होगा। मान लीजिए आपने देखा होगा एक शॉप के ऊपर एक तार सी लगी होती है। मान लीजिए हमारे पेरेंट्स की शॉप है, आप सोचिए आपके पेरेंट्स की अगर शॉप है तो उन्होंने एक तार लगाई हुई है या एक पिन लगाई है, उसमें वो क्या करते रहते हैं, उस बिल को या अगर हम बात करें इनवॉइस को, वो क्या करते रहते हैं, डालते रहते हैं। बेसिकली ये क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो डेली 100, 200, 300 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनको याद रखना इन सब ट्रांजैक्शन को याद करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो जब हर एक ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, तो जब एट द एंड ऑफ द डे हम घर जाएंगे और घर जाकर उन सब सोर्स डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, हर एक सोर्स डॉक्यूमेंट को उठाते जाएंगे, और हर एक सोर्स डॉक्यूमेंट को उठाकर जब हम उसकी एंट्री पोस्ट करेंगे, एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको लेजर में पोस्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा,
कि हमारी हर एक ट्रांजैक्शन हमारी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होगी, फिर पोस्ट होगी, तो हमारे ट्रू प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि हर ट्रांजैक्शन का, मैं +1 की बात कर रहा हूं, जो +1 में आपने सीखा है कि हर एक ट्रांजैक्शन का आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं लिख भी देता हूं इसको कि आपने +1 के अंदर क्या सीखा, आपने सोल प्रोप्राइटर के बारे में सीखा। तो आपने क्या सीखा कि हर एक ट्रांजैक्शन का आपके पास क्या होना चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करते हो, इसकी हेल्प से, सॉरी, आप क्या बनाते हो, वाउचर्स। आपने ये +1 में पढ़ा है। वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचर्स के अंदर देखिए पहला सोर्स डॉक्यूमेंट उठाया, उसकी हेल्प से वाउचर बनाते हैं। वाउचर क्या होते हैं, वाउचर हर बिजनेस, हर एक फर्म, चाहे वो कंपनी, हर बिजनेस अपने नाम पे अपना अलग वाउचर बनवाती है, जिसमें क्या लिखा होता है, किसका अकाउंट डेबिट होगा और किसका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, मान लीजिए हमने परचेज किया आराम से, उधार पर किया है, तो हमें क्या मिला होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट मिला होगा, उसकी हेल्प से हम वाउचर बनाएंगे। तो वाउचर में क्या लिखेंगे, क्या लिखा होगा, नेम द अकाउंट टू बी डेबिटेड, हम क्या कहेंगे, परचेज, एंड नेम द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, दैट वुड बी राम। तो वाउचर्स जो होते हैं वो क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, और उसमें क्या लिखा होता है, किसका अकाउंट डेबिट होगा और किसका अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर हम क्या करते हैं, वाउचर बनाकर डेबिट और क्रेडिट लिखने के बाद वाउचर के साथ सोर्स डॉक्यूमेंट को क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, और फिर वाउचर की हेल्प से, ये सब +1 की बातें हैं, वाउचर की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, या तो क्या बनाते हैं, जर्नल, या क्या बनाते हैं, सब्सिडरी बुक। याद होगा आप लोगों को। फिर हम जर्नल एंट्री करते हैं, अगर बिजनेस छोटा होता है तो हम जर्नल बनाते हैं, अगर बिजनेस बड़ा होता है तो सब्सिडरी बुक बनाते हैं। उसके बाद याद कीजिए हमने क्या बनाया, लेजर बनाया, इनके अंदर हम पोस्टिंग करते हैं। लेजर के अंदर क्या किया जाता है, हर एक चीज का, हर एक का अलग से क्या बनाया जाता है, अकाउंट बनाया जाता है। और लेजर के बैलेंसेस की हेल्प से, याद कीजिए आप लोगों ने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आपने क्या बनाया, दैट इज फाइनल अकाउंट्स, जिसे हमने क्या बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपने बोला, या इसे फाइनल अकाउंट्स भी बोला जाता है। मतलब आपने क्या बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आपने ये बनाया। ये सब आपने +1 में किया। तो सबसे पहले चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि +1 में आप लोगों ने ये चीजें सीखी है। और जब आप +2 की बात करोगे, क्योंकि +1 में आपने किसके बारे में बात की थी, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में की थी। अब आप जो बात कर रहे हो वो आप किसके बारे में कर रहे हो, पार्टनरशिप के बारे में कर रहे हो। तो जब आप पार्टनरशिप के बारे में करोगे तो गाइज अगेन सोर्स डॉक्यूमेंट सेम रहेगा, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन का हमारे पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। सेकेंड थिंग, उसकी हेल्प से आप क्या बनाओगे, वाउचर्स बनाओगे सेम। उसकी हेल्प से आप क्या बनाओगे गाइस, या तो आप जर्नल बनाओगे, जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, या सब्सिडरी बुक्स में करोगे। उसकी हेल्प से आप क्या बनाओगे, अगेन लेजर बनाओगे, हर एक का अलग से लेजर, हर एक का अलग से अकाउंट बनाया जाएगा। लेजर के बैलेंसेस की हेल्प से आप क्या बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, यस। फिर अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनाया जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, यस। यहां तक सारा सेम है। अब इससे आगे की बात आती है, सो आपने क्या किया, देखिए दोनों जगह आपने क्या बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। फर्क क्या है, देखिए फर्क क्या है, यहां पर अकेला व्यक्ति है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, हमने नेट प्रॉफिट निकाला, +1 क्लास में नेट प्रॉफिट निकाला, विद द हेल्प ऑफ आपने प्रॉफिट एंड लॉस, आपने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला, फिर उसको आपने क्या कर दिया, कैपिटल में ऐड कर दिया। आपने देखिए क्या बनाया था, यहां पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, आपने यहां पर 2 में क्या किया, आपने 2 नेट प्रॉफिट किया, 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू दी किस में किया, कैपिटल अकाउंट, हमने ये किया। और इसके बाद हमने क्या बनाई, बैलेंस शीट बनाई,
बैलेंस शीट बनाई और बैलेंस शीट में क्या किया, कैपिटल में प्रॉफिट को क्या कर दिया, नेट प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और ऐड करके आउटर कॉलम में दिखा दिया। ये +1 के अंदर हमने ये सब किया है। लेकिन फर्क क्या है गाइस, यहां तक तो सेम सही है, यहां पर तो सेम ही है, यहां पर आपने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट निकाला। लेकिन फर्क क्या है गाइस, अब यहां पर जो प्रॉफिट है वो एक व्यक्ति का नहीं है, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो पार्टनर का है और पार्टनरशिप के अंदर बोला जाता है मिनिमम 2 पर्सन्स होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। तो ये प्रॉफिट अकेले का नहीं है। ये जैसे यहाँ तो प्रॉफिट एक ही का था तो हमने उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एक अकेले व्यक्ति का नहीं है। ये प्रॉफिट जो है वो जितने पार्टनर्स है जो उनकी रेशो होगी उसमें डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आती है कि हम यहाँ पर सीधा उसकी कैपिटल में नहीं डाल सकते, एक और अकाउंट इसके बाद बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कि प्रॉफिट को बांटने के लिए हमने ये अकाउंट बनाया है, फिर जाकर हमारी क्या बनती है, बैलेंस शीट बनती है। क्या बनती है, बैलेंस शीट। लाइक हम एक और चीज बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं, बनाना होता है बना लेते हैं, नहीं बनाना हो ना बना लेते हैं, मतलब वो और में अगर हमें जरूरत है बना लेते हैं, इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट में आ जाता है। तो जो मेजर डिफरेंस आया वो क्या आया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तक तो सेम है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक सब कुछ सेम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला, फिर उसकी हेल्प से, क्योंकि प्रॉफिट अकेले व्यक्ति का नहीं है, वो पार्टनर्स का है, पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा, तो उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, जिस अकाउंट का नाम हमने क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उसमें प्रॉफिट्स को डिवाइड किया जाता है, एप्रोप्रिएट किया जाता है, पार्टनर्स को दिया जाता है। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अगर बारे में बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बेसिकली पार्टनर से रिलेटेड है, कि पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाए जाते हैं। पार्टनर से रिलेटेड जो भी हमें पैसा मिल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाए जाते हैं। मतलब पार्टनर से रिलेटेड जो भी बातें हो रही हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर आता है। तो देन आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अगर हमें लगता है आगे कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हम बना लेते हैं, अगर हमें लगता है कि कैपिटल अकाउंट बनाने की हमें जरूरत नहीं है, 2-3 ही ट्रांजेक्शन है, तो सीधा हम बैलेंस शीट में ही उसको क्या कर देते हैं, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जैसे जो प्रॉफिट डिवाइड हुए हैं वो ऐड कर दिया, मान लीजिए सैलरी है वो ऐड कर दिया। अगर बहुत सारी ट्रांजैक्शन है तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे आगे आप लोग क्वेश्चंस करेंगे इस कंसेप्ट को समझने के बाद, तो देखोगे कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल में जो चीजें ऐड करनी होती है ऐड की जाती है, माइनस करनी होती है माइनस, फिर उसका बैलेंस निकाला जाता है और वो बैलेंस एज इट इज बैलेंस शीट में आ जाता है और बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाती है। तो व्हाट यू हैव टू डू, जो आपको समझना है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक नया अकाउंट पार्टनरशिप में आया, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेसिकली दैट इज योर, अब जो बात आती है कि आपको करना क्या है, आपको यह समझना है हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ टू, क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तक तो आप लोगों ने किया हुआ है, मेन बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है, उसके बाद आपको कैपिटल का बैलेंस कैसे निकालना है, फिर आपको बैलेंस शीट कैसे बनानी है। तो ये चीजें आप इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हो। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इसके मीनिंग से, इसकी हर एक डिटेल स्टडी करते हैं। तो मैं आप लोगों को अब इस चैप्टर की हर एक कंसेप्चुअल चीज के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप बहुत अच्छे से इनको समझना और इनको समझकर फिर इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। चलिए गाइस, लेट्स वी स्टार्ट विद सबसे पहले तो आपको एक चीज जो समझ आनी चाहिए, सबसे पहले ये समझ आनी चाहिए कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। आप पार्टनरशिप तो मैं कर रहा हूं, आप भी सुन रहे हो कि पार्टनरशिप, सबसे पहली बात आपको पार्टनरशिप का मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज पार्टनरशिप की डेफिनेशन। तो बेसिकली एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पहले तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ दे रहा हूं कि ये होता क्या है, एक्ट होता क्या है। गाइस, एक्ट होता है एज लाइक आप कह सकते हो जो हमें हर परिस्थिति में हमें फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली सबसे पहले एक्ट बनने से, एक्ट आता कैसे, एक्ट होता क्या है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। एक बिल प्रस्तुत किया जाता है,
बिल ड्राफ्ट बेसिकली हम बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट 2013 की, वो कब एक्ट बना, उसके लिए पहले बिल, एक्ट बनने से पहले वो बिल होता है, ड्राफ्ट होता है। वो ड्राफ्ट जो है लोकसभा एंड राज्यसभा, दो सभा होती है, आप जानते होंगे, उसमें रखा जाता है और उसमें उसको क्या करवाया जाता है, पास करवाया जाता है। अगर वो पास हो जाता है फिर जाकर वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, फिर वो मान्य हो जाता है और हमें उसको इंप्लाई करना, हमें उसको अप्लाई करना, हमें उसको फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। मैंडेटरी मतलब निश्चित, हमें करना ही करना पड़ेगा, दैट मस्ट बी। तो एक्ट आता है। जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात की गई, तो इसका मतलब ये पहले बिल बना होगा, फिर दोनों सदन में ये पास हुआ होगा, एक्ट बना है, फिर उसके बाद ये एक्ट बना है और इसको हमें फॉलो करना, दैट इज कंपल्सरी। अब एक्ट क्या होता है, आपने देखा होगा, आप कभी लॉयर के यहां गए होंगे, अगर एक वकील के यहां गए होंगे, आपने उसके वहां पर बहुत सारी रैक्स के अंदर बुक्स देखी होंगी। बुक्स बेसिकली वो क्या है, वो एक्ट की बुक्स है। जैसे बेसिकली आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, उसकी वो क्या है, वो एक एक्ट है, उसकी क्या है, बुक्स है। उसकी बुक्स के अंदर क्या होता है, पेजेस होते हैं। जैसे हमारी बुक के अंदर पेजेस है 1 2 3 4 5 6, उसके अंदर एक्ट के अंदर क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, सेक्शन। जैसे सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया, सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 4 हो गया। एक्ट के अंदर सेक्शन होते हैं। एक्ट जो है वो सेक्शंस में डिवाइड होते हैं और सेक्शन जो है आगे, अगर मैं सेक्शन की बात करूं, सेक्शन आगे सब सेक्शन में डिवाइड होते हैं, सब सेक्शन में। उसके बाद सब सेक्शन आगे, मान लो सेक्शन 1 है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देनी है, उसके बहुत सारे पॉइंट है, उसको सब सेक्शन में। अब एक सब सेक्शन, जो फर्स्ट सब सेक्शन है, उसके भी आगे बहुत सारे पॉइंट है, तो हम उसको क्लोज में डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक्ट बनता है। तो अगर मैं बात करूं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 4 के अंदर दी गई है। किसके अंदर दी गई है गाइस, सेक्शन 4। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अंदर क्या किया गया है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियरली बोली गई है। क्या, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस। क्या बोला, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। यहां पर वर्ड जो यूज किया गया है, यहां पर क्या यूज किया, पर्संस। पर्संस का मतलब एक पर्सन होता तो पर्सन होता, एक होता। पर्संस, बहुत सोच समझकर ये चीज लिखी गई। पर्संस का यहां पर मतलब हुआ 2 और मोर। उसने 2 और मोर लिखने की जगह पर्संस लगा दिया, जिससे क्लियर होता है कि 2 और मोर होंगे। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस। अगर आपसे पूछी जाए डेफिनेशन, तो अगर आप पर्सन लिखकर आते हो तो गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको पर्संस लिखना है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव, वो पर्सन क्या कर रहे हैं, हु हैव एग्रीड, जिन्होंने एग्री किया। क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीड किया, देखिए गाइस यहां पर एक वर्ड आया एग्रीड। एग्रीड क्यों है यहां पर, क्योंकि पार्टनरशिप जो, मान लीजिए आप और मैं पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो हम एग्रीमेंट के बेसिस पर, कोर्ट आकर नहीं कह सकता हमें कि आपको पार्टनरशिप करनी है, नहीं कह सकता। मुझे अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, तभी हम पार्टनरशिप करेंगे, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं करेंगे। मतलब ये हमारे एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है। अगर हम चीजों के ऊपर एग्री करते हैं तब हम पार्टनरशिप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहां पर इसीलिए एग्रीड वर्ड यूज किया कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड, जिन्होंने एग्री किया है, टू शेयर, क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि वो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, शेयर। तीसरी बात, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। क्या बोला गया, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द बिजनेस प्रॉफिट। Partnership is a relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all. Carried on by all. इसका मतलब क्या है कि या तो सभी के द्वारा, मान लीजिए हम 5 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, पांचों काम कर रहे हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल, पांचों काम कर रहे हैं, और बोला गया एनी ऑफ देम एक्टिंग
फॉर ऑल। इसका मतलब पांचों काम नहीं कर रहे हैं, पांचों में से एक कर रहा है, या दो कर रहे हैं, या तीन कर रहे हैं, या चार कर रहे हैं। पांचों के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या बोला गया, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जिन्होंने कहा कि वो प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। बिजनेस कैरिड ओन बाय ऑल, या तो वो सभी के द्वारा चलाया जाएगा, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या एक कर सकते, मान लीजिए पांच पार्टनर है, एक कर सकता है, दो कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, चार कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अंदर बताई गई है। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। इसके बाद सेकंड हमारे पास जो आता है वो आता है दैट इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप की नेचर क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट देखिए क्या आता है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर कैसा है। देखिए पार्टनरशिप की नेचर के बारे में जो बताया गया वो दो बातों में बताया गया, दो तरीकों से बताया गया। वन इज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, one is legal point of view, sorry, legal so एक हमारे पास अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, एक हमारे पास लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। देखिए गाइस, बिल्कुल क्लियर ये बात होनी चाहिए। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली क्या इस समय क्या पढ़ रहे हैं, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहता है, देखिए आपको आज समझ आएगा, जो मैंने ये जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूँ, आपको आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो होता है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि जो ओनर होता है, जो ओनर है और जो बिजनेस है, दोनों अलग अलग है, दोनों सेपरेट एंटिटी है। ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। तभी तो आपने +1 के अंदर जब सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में किया, वो समझी, तो आपने क्या किया था, याद कीजिए। जब ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता था तो उसे लाइबिलिटी में दिखाया जाता था। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि लाइबिलिटी में क्यों आया। आज आपको ये क्लियर होगा कि ये लाइबिलिटी में क्यों आया। इसका लाइबिलिटी में आने का कारण क्या था, क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो होता है। और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि जो ओनर है और बिजनेस है, दोनों अलग अलग है। ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी हो गई कि उसको ओनर का पैसा देना है, क्योंकि दोनों क्या हैं, अलग अलग। ये बिजनेस की, क्योंकि हम अकाउंटिंग, मैंने अभी बताया कि अकाउंटिंग हम बिजनेस की करते हैं, तो बिजनेस की ये क्या बन गई, बिजनेस की ये चिंता बन गई कि मैंने ओनर से पैसा लिया हुआ है, मुझे उसको वापस करना है। दैट इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। दैट्स व्हाई कैपिटल को आप कहां पर शो करते हो, लाइबिलिटी में शो करते हो। तो सेम यही बात पार्टनरशिप में भी फॉलो होती है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, दोनों क्या हैं, अलग अलग है। इसीलिए जो पार्टनर्स हैं उनके द्वारा जो कैपिटल लगाई जाएगी, बिजनेस उसे कहां पर दिखाएगा, बिजनेस उसे लाइबिलिटी में दिखाएगा। और दूसरा आता है हमारे पास लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि लीगल मतलब लो क्या कहता है, भैया दोनों सेम है, दोनों सेम है। लीगल कहता है कि आप अकाउंट्स बना रहे हो, बात अलग है। लेकिन जब कोर्ट के अंदर केस आएगा, मान लीजिए फर्म में नुकसान हो गया और फर्म क्या नहीं कर पा रही है, अपने आउटसाइडर्स को पेमेंट नहीं कर पा रही है, और आउटसाइडर कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट की जब बात आएगी तो कोर्ट कहेगा दोनों सेम है। अगर बिजनेस पे ऑफ नहीं कर पा रहा है तो जो ओनर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा टू पे ऑफ द डेट। डेट को पे करने के लिए उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा। होप सो आप लोगों को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझ आए होंगे। दैट इज योर सेकंड पॉइंट। इसके बाद हमारे पास थर्ड
कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज फीचर्स। दैट इज फीचर्स, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स क्या क्या है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहले कहता है फीचर्स के अंदर 2 और मोर पर्सन। इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 और मोर पर्सन के बारे में क्या कहता है? देखिए, एक तो मिनिमम हुआ कि मिनिमम कितने होने चाहिए, एक हुआ मैक्सिमम। वन इज मिनिमम, एक हुआ मैक्सिमम। मिनिमम के बारे में क्या कहता है? मिनिमम के बारे में कौन कहता है गाइस? पार्टनरशिप एक्ट कहता है। कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पार्टनरशिप वो 2 होने चाहिए। ये कौन कहता है? पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि एक पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 2 होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो 2 होने चाहिए। लेकिन गाइस, पार्टनरशिप एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में बताता नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में नहीं बताया गया है। उसके बारे में जो बताया गया है वो किसके अंदर बताया गया है? कंपनीज एक्ट के अंदर बताया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बताया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके बारे में जो बताया गया है वो कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बताया गया है। अब क्या बात बोली गई है गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बात बोली गई? देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 जब आया, उसने क्या बात बोली कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप क्या हो सकते हैं, समझना। उसके सेक्शन, कंपनीज एक्ट, अगेन एक्ट 2013, इसका भी सेक्शन है। सेक्शन कौन सा? सेक्शन 464। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464, उसके अंदर क्या बताया गया? बहुत ध्यान से सुनना। उसने क्या बोला? कह रहे, उसने बोला कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दे रहा हूं? एम्पावर दे रहा हूं, अधिकार दे रहा हूं, एक पावर दे रहा हूं कि वो क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। क्या चूज कर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे एक पार्टनरशिप में, वो चूज कर सकते हैं। बट कंडीशन लगा दी। कंडीशन लगाने के लिए यहां पर लॉ के अंदर सब्जेक्ट टू वर्ड यूज किया जाता है। सब्जेक्ट टू, कंडीशन लगा दी, लेकिन मैक्सिमम जो हो सकते हैं, मैक्सिमम जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी चूज कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब क्या बोला गया? देखिए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। सेक्शन 464 ने क्या कहा? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या कहा? ये कहा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप डिसाइड कर सकते हो कि एक पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, लेकिन आप भी 100 से ज़्यादा पार्टनर को क्या नहीं कर सकते? सिलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आप 100 से ज्यादा नहीं कह सकते कि एक पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं। इसका मतलब 100 हो सकते हैं। 100 से ज्यादा आप भी अलाउ नहीं कर सकते। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो 2 से लेकर 100 तक के बीच में किसी भी नंबर को सिलेक्ट कर सकती थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को यूज करते हुए सिलेक्ट किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो होंगे किसमें? पार्टनरशिप में, वो 50 होंगे। उसके लिए उसने क्या बनाया? रूल बनाया। रूल कौन सा? रूल 10। रूल 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल। कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 में इस रूल के तहत उसने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप दैट कैन बी 50। तो अगर अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप, तो आपको लिखना है दैट कैन बी 50 ओनली। गाइस, क्लियर है? तो ये मैंने बताया 2 और मोर पर्सन। होप सो आप लोगों को फर्स्ट कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब जो सेकंड हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एग्रीमेंट क्या है कि पार्टनरशिप जो है
ये एग्रीमेंट जो मैंने अभी डेफिनेशन में भी बोला था कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड, सेम यहां पर यही बात आती है कि एग्रीमेंट, कि पार्टनर्स जो पार्टनरशिप करते हैं वो एग्रीमेंट के बेसिस पर करते हैं। अगर हमें एक दूसरे के बारे में सही लगेगा, उनके जो रूल्स एंड जो हम बनाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हम सोचेंगे, जो हम बात करेंगे कि मैं ये करूंगा आप ये करूंगा, अगर हम दोनों को सही लगेगा तभी हम पार्टनरशिप में जाएंगे, अदरवाइज पार्टनरशिप में नहीं जाएंगे। मतलब जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है गाइज, लॉ इंपोज नहीं करता है, लॉ नहीं कहता है कि आपको करनी ही करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करूं, वहां पर जो सबसे बड़ा मेन मेंबर होता है वो कर्ता बनता है। ये कौन कहता है? अगर किसी की डेथ हो जाती है और जो नेक्स्ट मेन मेंबर होता है जो सबसे बड़ा होता है वो कर्ता बनता है, ये कौन कहता है? ये लॉ कहता है। वहां पर लॉ इंपोज कर रहा है, लेकिन यहां पर कोई भी लॉ जो है वो इंपोज नहीं करता है। यहां पर जो अगर हम एक दूसरे को एग्री, हमारी बातें एक दूसरे को एग्री करेंगी, हम एक दूसरे को एग्री करेंगे तभी हम पार्टनरशिप करेंगे, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं करेंगे। होप सो आप लोगों को सेकंड पॉइंट भी समझ आया होगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि बिजनेस जो है वो लॉफुल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही बंद है, क्योंकि वो एक्ट के द्वारा क्या नहीं होता है, अलाउ नहीं होता है। अगर मान लीजिए मैं बात करूं गैम्बलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, गैम्बलिंग अलाउड ही नहीं है, तो वो बिजनेस अगर पार्टनरशिप में किया जाता है तो वो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही बंद है। तो बिजनेस शुड बी लॉफुल। बिजनेस जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। दैट इज योर थर्ड पॉइंट। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ रहा है, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग, कि जो हम बिजनेस करेंगे। देखिए गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉफिट शेयरिंग, कि जो बिजनेस किया जाएगा, जो पार्टनर मिलकर बिजनेस करेंगे, हर एक पार्टनर को अधिकार होगा कि वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करे। अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट देने से वंचित रखा जाता है, डिप्राइव किया जाता है, उसे रोका जाता है, तो वो कभी भी पार्टनर नहीं कहलाएगा। मतलब अगर पार्टनरशिप में पार्टनर है तो उसे प्रॉफिट मिलेगा, अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है लॉस हो रहे हैं तब भी प्रॉफिट मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर प्रॉफिट हो रहे हैं तो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर प्रॉफिट होने के बावजूद भी उसको प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा है तो इसका मतलब वो पार्टनर नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है हम किसी भी पार्टनर को कह सकते हैं कि इसको लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल आता है माइनर के केस में क्या बोला जाता है कि माइनर जो है वो केवल प्रॉफिट में तो पार्टिसिपेशन करेगा, वो लॉस में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। मतलब प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन होना मस्ट है। तो दैट इज योर फोर्थ पॉइंट कि प्रॉफिट शेयरिंग। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आ रहा है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल or any of them acting for all। ये अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जब डेफिनेशन की बात आई कि पांचों काम कर सकते हैं या पांचों के बिहाफ पर एक कर रहा है, दो कर रहा है, तीन कर रहे हैं या चार कर रहे हैं। इसके अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट बात आती है, एक प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप ये क्या है गाइस? ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। आप इसमें कंफ्यूज होते हो कि ये क्या है एक्चुअली। सुनना ध्यान से। मान लीजिए आप और मैं पार्टनर है, हम मान लीजिए दो और पार्टनर है, हम टोटल 4 पार्टनर है। आप कहीं पर गए, आप कोई काम करने गए, आप बिजनेस का काम करने गए, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करने गए। आप जब कॉन्ट्रैक्ट करने जाओगे तो आप हम सभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप हमारे एजेंट हुए और हम आपके प्रिंसिपल हुए। आपका जो एक्ट होगा वो हम सभी को बाइंड करेगा, वो हम सभी को बाइंड करेगा। तो उस केस में आप हम सबके लिए काम कर रहे हो, यू आर एजेंट एंड वी आर प्रिंसिपल। सेम अगर मैं काम करने गया
तो उस केस में मैं एजेंट हूंगा, आप सारे प्रिंसिपल होंगे, तो एक टाइम में आप एजेंट भी हुए और आप एक टाइम में प्रिंसिपल भी हुए। तो हर एक पार्टनर जो है वो एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। होप सो आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ आया होगा। और ये हमारा क्या है, दैट इज फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। होप सो आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। दैट इज आवर थर्ड कंसेप्ट। इसके बाद हमारे पास फोर्थ कंसेप्ट आ रहा है, राइट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर के क्या क्या अधिकार है। तो गाइज बिल्कुल इजी है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आप सोचिए, आप पार्टनर हो, आपको क्या क्या अधिकार है। डेफिनेटली बिल्कुल सही सोच रहे हो। आपको बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात सोच रहे हो। दूसरा, यस, आपको क्या अधिकार है कि आप बिजनेस में कोई भी डिसीजन होगा तो वो आपसे भी पूछा जाना चाहिए, आपको उसका भी अधिकार है। बिल्कुल सही सोचा आपने। थर्ड, अगर आप क्या करना चाहते हो, बुक्स मतलब अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो आपको अधिकार है कि आप उसको चेक कर सकते हो। अगर उसकी कॉपी आप घर लेकर जाना चाहें तो उसको भी आप लेकर जा सकते हो। फोर्थ, आपको और क्या अधिकार है, अगर कोई पार्टनर आ रहा है तो आपकी कंसेंट ली जाए किसी भी पार्टनर के आने से, ये आपका अधिकार है। अगर आप क्या करना चाहते हो, रिटायर होना चाहते हो, तो आपको अधिकार है कि आप आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस आप क्या हो सकते हो, रिटायर हो सकते हो, ये आपको अधिकार है। और क्या अधिकार है, अगर आप कोई इमरजेंसी है और इमरजेंसी में आपने क्या लिया, डिसीजन लिया, आपने बिल्कुल सोच समझ के आपने डिसीजन लिया इमरजेंसी के केस में, और आपने कोई भी आपका क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो आपको अधिकार है कि आपको वो रिएम्बर्स करवाया जाए, आपको वो वापस किया जाए, ये आपका अधिकार है। उसके बाद आपको और क्या अधिकार है, अगर आपने फर्म को क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने फर्म को लोन दिया हुआ है और वो लोन उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, तो आपको अधिकार है कि आपको 6% पर एनम का, 6% पर एनम, पूरे साल का 6% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपका अधिकार है। और आपको क्या अधिकार है कि आप अगर कोई पे करते हो पार्टनरशिप के बिहाफ पर, अगर कोई पे करते हो तो आपको रीइंबर्समेंट का अधिकार है। तो दीज ऑल आर दी राइट ऑफ ए पार्टनर। अगर एक पार्टनर है उसको ये अधिकार है। होप सो आप लोगों को फोर्थ पॉइंट समझ आया होगा। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ आ रहा है, देखिए बहुत इजी, दैट इज पार्टनरशिप डीड। बहुत इजी है, लेकिन कई बच्चों को समझ नहीं आता कि पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या जाए। देखिए, पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। मान लीजिए 4 पार्टनर है, चारों ने मिलकर एग्री किया कि ये काम हम करेंगे। वो जो एग्री हुआ है, जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हुई है, वो ओरल में भी हो सकती है और वो रिटर्न में भी हो सकती है। दैट कैन बी इन ओरल और दैट कैन बी इन रिटर्न। लेकिन जब रिटर्न में की जाएगी, सुनिएगा इस ध्यान से, जब रिटर्न में होगी तो उसे पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। जब हम टर्म्स एंड कंडीशन को रिटर्न फॉर्म में करते हैं और जो हमारा वो रिटर्न फॉर्म आता है, दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड, उसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जब हम टर्म्स एंड कंडीशन को रिटर्न फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। हम रिटर्न फॉर्म का तो मतलब ही लिखना हो गया। जब हम टर्म्स एंड कंडीशन को, सारी की सारी पार्टनरशिप से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन को रिटर्न में करते हैं, तो उस रिटर्न फॉर्म को दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब बात आती है पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें होती है। बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लाइक क्या क्या होता है, एक फर्म का नेम क्या होगा, फर्म का एड्रेस क्या होगा, फर्म का काम करने की जगह कहां पर होगी, पार्टनर के नेम क्या होंगे, पार्टनर का एड्रेस क्या होंगे, उसके बाद क्या पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं, अगर दिया जाएगा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया जाएगा, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा या नहीं, अगर लिया जाएगा किस रेट से लिया जाएगा, पार्टनर को सैलरी दी जाएगी या नहीं, अगर दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी। तो ये सब बातें पार्टनरशिप डीड के अंदर, मतलब जो पार्टनर्स ने टर्म्स एंड कंडीशन क्या की है, पार्टनर ने टर्म्स एंड कंडीशन जो एग्री की है, वो सारी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखित रिटर्न फॉर्म में होती है। दैट इज योर फिफ्थ कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंस। किसकी इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किसकी, पार्टनरशिप डीड की। बिल्कुल क्लियर है, मतलब पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन को हमने क्या किया, रिटन फॉर्म में कर लिया। अब लिखित फॉर्म में होगा तो उसके फायदे क्या होंगे, बिल्कुल सही, सभी को अपनी राइट, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका पता होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। जब रिटन फॉर्म में होता है तो सबको पता होता है मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। दूसरी बात, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर मान लीजिए लेट्स सपोज हम दोनों पार्टनर हैं, मैं कहता हूं मेरे को 20,000 पे सैलरी मिलनी चाहिए, हमने 20,000 एग्री किया था, अगर पार्टनरशिप डीड ही ना हो तो क्या होगा, झगड़ा हो गया। क्यों झगड़ा हो गया, मैं कहूंगा 20,000, आप कहोगे 15,000 एग्री हुआ था, तो वो एक डिस्प्यूट का कारण बनेगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड होगी, सुनना गाइस ध्यान से, तो वहां पर मान लीजिए 15,000 तय हुआ था, मैं 20,000 बोल रहा हूं, तो वहां पर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होगा कि भारत को 15,000 पे सैलरी देनी है। और उस पार्टनरशिप डीड के नीचे क्या होता है, जब भी डीड बनाई जाती है जो पार्टनर्स होते हैं वो साइन भी करते हैं, तो मेरे भी साइन होंगे। तो आप क्या करोगे, मेरे सामने ला कर रख दोगे, देखो भैया आपने बोला था 15,000 पे दिए जाएंगे, फर्म ने कहा था 15,000 दिए जाएंगे, और आपने देखो नीचे भी साइन किए हुए हैं, तो वहाँ पर डिस्प्यूट 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और दैट इज़ योर 6 पॉइंट इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। होप सो आप लोगों को 6 पॉइंट भी समझ आया होगा। इसके बाद हमारे पास 7th पॉइंट आता है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बहुत अच्छा पॉइंट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। गाइस ध्यान से सुनना, बहुत इजी पॉइंट है, लेकिन क्लियर नहीं होता है कि ये होता क्या है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बेसिकली बच्चे सोचते हैं कि ये है क्या है, स्टूडेंट सोचते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो प्रॉफिट से बात करते हैं। नहीं गाइस, प्रॉफिट की बात नहीं होती है, यहां पर एक्सपेंस की बात होती है, एक्सपेंस की बात हो रही है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में वो एक्सपेंस आते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में वो एक्सपेंस आते हैं, कौन से एक्सपेंस आते हैं, चाहे प्रॉफिट हो, मैं किसकी बात कर रहा हूं गाइस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कौन से एक्सपेंस आते हैं, कह रहे हैं वो एक्सपेंस आते हैं चाहे हमें प्रॉफिट हो, चाहे हमें प्रॉफिट हो और लॉस हो, हमें पे करने ही करने पड़ेंगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, क्योंकि वी आर डूइंग द अकाउंटिंग ऑफ द फर्म। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, फर्म को पे करने ही करने पड़ेंगे। इसके अंदर वो एक्सपेंस आते हैं, दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेन आई एम रिपीटिंग, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस वो एक्सपेंस जो हमें पे करने ही करने पड़ेंगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। इसके बाद बात आती है एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। गाइस ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा इसके पॉइंट से ही, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का बंटवारा, मतलब इसके अंदर वो खर्चे आते हैं, वो एक्सपेंस आते हैं जो केवल कब दिए जाएंगे, अगर प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये खर्चे भी पे नहीं किए जाएंगे। प्रॉफिट होगा तभी पे किए जाएंगे, अदरवाइज पे नहीं किए जाएंगे। तो इसका मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि इसके अंदर वो खर्चे आते हैं जो केवल प्रॉफिट होने पर पे होंगे, अदरवाइज पे नहीं होंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दैट इज योर 7th पॉइंट। होप सो आपको 7th पॉइंट भी समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। आज हमने 7 कंसेप्ट्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे। दैट इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑफ कंटेंट लेक्चर, जो हमारा सिलेबस है उसकी है। मे बी आप लोगों को थोड़ी सी राइटिंग में दिक्कत हो मेरी, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम मैं इस पर लिख रहा हूँ, बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ। आगे कोशिश रहेगी कि और इसको अच्छे से लिखा जाए, इम्प्रूव किया जाए। हो सकता है कुछ बीच में मिस्टेक भी हो गई हो, क्योंकि दैट इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। तो आगे से हम उन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे, और मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो मुझे आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ भी चाहिए। तो जितना आप शेयर कर सकते हो
इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हो उतना सब्सक्राइब करवाइए। इससे आगे की जो वीडियोज़ है वो भी आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। इससे आगे के जो कंसेप्ट हैं हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।